इस दुनिया में चाचा और भतीजी का रिश्ता एक बहुत बड़ा रिश्ता माना जाता है, एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन चाचा और भतीजी अगर इस रिश्ते को शर्मसार कर दे, उसे बदनाम कर दे, तो ऐसे रिश्ते को आप क्या कहोगे? दरअसल दोस्तों, एक जगह एक 20 साल की लड़की अपने ही सगे चाचा से मोहब्बत करने लगती है, प्यार करने लगती है, उसके साथ जीने मरने की कस्में खा लेती है। जब भी इन दोनों को मौका मिलता था तो ये दोनों कमरे में अकेले में मिला करते थे और एक दूसरे के साथ गलत काम किया करते थे। एक दिन लड़की के पिता घर जल्दी आ जाते हैं और इन दोनों को कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। जब वो इन दोनों को देखते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं। फिर वो लड़की अपने चाचा के साथ मिलकर अपने बाप के साथ कुछ ऐसा कर देती है दोस्तों, जब आप जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। बाकी पिछली वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया था तो उनके नामों की लिस्ट हमारे पास है। आज काफ़ी सारे नाम हमारे पास है, तो वीडियो के लास्ट में एक एक करके सभी के नाम बोलूँगा। हो सकता है शायद इसमें आपका नाम भी हो। बाकी इस कहानी को जानिएगा और इस कहानी को सुनिएगा कि इस कहानी को हमें सुनाने का मकसद आखिर है क्या। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची कहानी मेरठ की है। मेरठ में एक थाना पड़ता है परतापुर और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है शताब्दी नगर। दोस्तों, शताब्दी नगर गांव के अंतर्गत एक 4 लोगों का बड़ा ही खुशहाल परिवार रहा करता था। परिवार में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। परिवार में आशीष नाम का व्यक्ति था, इसकी उम्र 40 साल थी। आशीष का एक छोटा भाई जिसका नाम अजय था, उसकी उम्र 25 साल थी। आशीष की पत्नी और आशीष की एक 20 साल की बेटी जिसका नाम दीपा है। अच्छा, आशीष के अगर कारोबार की बात करें तो ये खेती किसानी किया करता था और उसी से जो इनकम आती थी अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। जो आशीष का छोटा भाई अजय था, इसकी उम्र 25 साल के करीब थी। ये एक पास की ही कंपनी में जॉब किया करता था और अधिकतर इन्हीं के साथ रहा करता था। दीपा की अगर हम बात करें, दीपा अभी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। वो इंटर में थी और पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार और चालाक भी थी। दोस्तों, इस तरीके से इनका जीवन बड़े अच्छे से कटने लगा था, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। आशीष अपनी पत्नी के साथ अक्सर जल्दी खेतों में काम करने के लिए निकल जाया करता था। जो आशीष का छोटा भाई अजय था, वो अपनी ड्यूटी के लिए 10 बजे जाता था और उसकी बेटी दीपा 9 बजे अपने स्कूल जाया करती थी। दोस्तों, एक दिन आशीष अपनी पत्नी के साथ जल्दी खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। अब घर में 2 ही लोग बचे थे, दीपा और अजय। दीपा भी अपने स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होती है और बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। जो बाथरूम से नहा के आती है तो उसका शरीर पूरा भीगा हुआ था, उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक रहे थे। जब अजय उसको देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है और उसको जो है एक ऐसा नशा चढ़ जाता है, एक ऐसी वासना उसके शरीर में दौड़ने लगती है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और लगातार दीपा को देख रहा था। जब दीपा भी अजय की तरफ को देखती है तो बड़ी हैरान होती है और अजय के पास आके बोलने लगती है कि तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो। फिर अजय इधर उधर की बात करके बात को टाल देता है। दोस्तों, अजय रोज दीपा को गंदी गंदी नज़रों से देखा करता था, उसको देख के इशारे भी किया करता था। दीपा जवान थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, इसीलिए वो अजय के मंसूबों को समझ जाती है और भांप जाती है और उससे आके पूछने लगती है कि आखिर तुम मुझे इशारे क्यों करते हो, क्यों तुम मुझे इस तरह से देखते हो। फिर अजय अपने मन की बात जो है वो दीपा से कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब दीपा उसकी ये बात सुनती है तो दंग रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि तुम तो मेरे चाचा हो। फिर अजय उससे कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। अब तुमसे सुनना चाहता हूँ कि आखिर तुम भी मुझसे प्यार करती हो। फिर दीपा उस समय कोई जवाब नहीं देती है, वो कहती है कि मैं सोच के आपको बताऊँगी। फिर इस तरीके से लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है। फिर अजय को मौका मिल जाता है दीपा से पूछने का और उससे पूछने लगता है कि तुमने अपना जवाब नहीं दिया है। तो दीपा उससे कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और मोहब्बत करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं दीपा भी उससे अपने चाचा से मोहब्बत करने लगी थी। अब इन दोनों का आशीष के पीठ पीछे प्रेम प्रसंग चलने लगा था। जब आशीष घर पे नहीं होता था, उसकी पत्नी भी घर पे नहीं होती थी, तो ये दोनों कमरे में जाके मिला करते थे, एक दूसरे के साथ गलत काम किया करते थे। अब इन दोनों का ये रोज का काम हो चुका था दोस्तों। लगभग इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन आशीष खेतों से काम करके थोड़ा जल्दी आ जाता है। जो दीपा होती है वो अपने स्कूल भी नहीं जाती है और अजय भी अपने ऑफिस नहीं जाता है। ये दोनों घर में एक दूसरे के साथ गलत काम कर रहे थे, संबंध बना रहे थे। अचानक आशीष आ जाता है और इनके कमरे में चला जाता है। जब इन दोनों को देखता है बेड पे तो ये आपत्तिजनक स्थिति में थे। जब आशीष इनको देखता है तो आग बबूला हो जाता है और इनको डांटने लगता है।
दीपा और अजय के दिमाग में अब एक खौफनाक प्लान चलने लगता है। दीपा सोचती है कि मेरे पिता ने मुझे आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया है, अब पता नहीं क्या होगा। अजय भी अब ये सोच रहा था कि उसका भाई उसको घर से निकाल देगा, इसीलिए ये लोग आशीष को पकड़ते हैं और उसका गला घोट कर वहीं पर हत्या उसकी कर देते हैं। हत्या करने के बाद आंगन में डाल देते हैं और ये रोने लगते हैं। इनके रोने की आवाज़ से जो पड़ोसी होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। फिर दीपा से आके पूछने लगते हैं तो दीपा कहती है कि ये खेतों से काम करके अभी आए थे, मैंने इनको ठंडा पानी पीने के लिए दिया और ये अचानक ही इनको अटैक आया और इनकी मौत हो गई। अच्छा, गांव वालों को भी, पड़ोसियों को यकीन आ चुका था इसकी बात पे, लेकिन एक गांव वाला तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देता है और आधे घंटे के अंदर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस घटना स्थल का मुआयना करती है और गांव वालों और पड़ोसी लोगों से पूछताछ करने लगती है और दीपा और अजय से भी पूछताछ करने लगती है आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। तो दीपा और अजय जो है, जो गाँव वालों को उसने जो कहानी बताई थी वो कहानी पुलिस को भी बता रही थी। दोस्तों, अब पुलिस गांव वालों से पूछताछ करती है, दीपा से पूछताछ करती है और अजय से भी पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद बॉडी का पंचनामा बनाया जाता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस एक दिन का इंतजार करने लगती है। वो सोचती है कि जब बॉडी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तभी पूरी सच्चाई का पता लगेगा। फिर अगले दिन बॉडी की रिपोर्ट आ जाती है और उसमें जो चौंकाने वाला खुलासा होता है दोस्तों, उसमें यही साफ साफ लिखा था। दोस्तों, अब पुलिस का जो शक था वो गांव वालों के ऊपर था। पुलिस सोच रही थी कि गांव में से ही किसी व्यक्ति ने इस केस को अंजाम दिया होगा। अब पुलिस जो है अच्छे तरीके से इस केस की छानबीन करने लगती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। इस तरीके से पुलिस जो है अपने पुलिस स्टेशन लौट जाती है और इस केस की सख्ती से कार्रवाई करने लगती है, सख्ती से छानबीन करने लगती है, क्योंकि पुलिस को भी ऊपर से काफ़ी प्रेशर आ रहा था क्योंकि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करने का। दोस्तों, पुलिस को इस केस पे काम करते करते लगभग 15 दिन का समय गुजर चुका था। 15 दिन के अंदर पुलिस को कोई सुराग हासिल नहीं लगा था, लेकिन अचानक दीपा और अजय घर से भाग जाते हैं और लखनऊ चले जाते हैं। वहाँ पर जाके शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो हरिद्वार पहुँच जाते हैं और एक कमरा लेते हैं किराए पे और वहीं पर रहने लगते हैं। अब पुलिस को दीपा और अजय के ऊपर पूरा तरीके से शक हो चुका था क्योंकि ये दोनों अचानक घर से भागे थे। दोस्तों, अब पुलिस दीपा और अजय का नंबर सर्विलेंस पे लगा देती है और इंतजार करने लगती है। इस तरीके से लगभग 18 महीने का समय गुजर जाता है। 18 महीने के बाद दीपा अपनी माँ को फ़ोन करती है। फ़ोन करके घर के हालचाल पूछती है और पूछती है कि गांव में क्या चल रहा है। जब पुलिस को तुरंत ही सर्विलेंस जो लगाया हुआ नंबर था वो पुलिस को पता लगता है तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और तुरंत ही उस नंबर की लोकेशन निकाली जाती है। तो लोकेशन में ये पता लगता है जो दीपा थी वो हरिद्वार की एक कॉलोनी में रह रही थी। फिर पुलिस तुरंत ही एक टीम गठित करती है और हरिद्वार पहुंच जाती है और इन दोनों की छानबीन करने लगती है। लगभग 4 दिन तक इन दोनों की खोजबीन चलती है, लेकिन इन लोगों का कहीं पता नहीं लग पाता है। लेकिन पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद इन दोनों का पता लगता है और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को थाने लाया जाता है और इनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद शुरुआत में तो ये कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये टूट जाते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दीपा पुलिस को बताती है कि वो अपने चाचा अजय से बहुत मोहब्बत करती थी, प्रेम करती थी और उसने शादी भी की है। ये दोनों घर से भाग गए थे, इन्होंने लखनऊ में जाके शादी की, वहाँ से ये हरिद्वार गए और हरिद्वार ये अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। अच्छा, गांव वालों को भी इनके ऊपर शक था। कहीं ना कहीं गांव वाले जानते थे कि दीपा और अजय के बीच में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, अब पुलिस को पूरी सच्चाई का पता लग चुका था, इसीलिए हत्या का मुकदमा दर्ज करके इनको न्यायिक हिरासत में जज के सामने पेश किया जाता है और वहाँ से इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई दी जाती है। अब ये दोनों आज के समय में दोस्तों अपने जुर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। बाकी दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आप लोगों का दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि इस तरह के लोग आज के समय में हमारे समाज में मौजूद हैं, जो रिश्तों को नहीं देखते हैं, रिश्तों को तार तार कर देते हैं, शर्मसार कर देते हैं। जो दीपा ने किया वो बेहद ही लोगों को हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला था। जब इस केस के बारे में लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता लगता है तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक लड़की अपने सगे चाचा के साथ और अपने पिता के साथ इस तरह का कैसे काम कर सकती है। उसने जो अपने पिता के साथ जो काम किया था, जो उसकी हत्या की थी निर्मम तरीके से, वो बेहद ही गलत था। दोस्तों, हर एक इंसान को ये समझना चाहिए कि इंसान हवस की आग में कितना अंधा हो जाता है, हवस में कितना बदल जाता है कि वो अपने को नहीं देखता और अपने को ही मारने पे और काटने पे उतारू हो जाता है। जो दीपा ने किया वो बेहद ही गलत किया, शर्मसार करने वाला था, लोगों को परेशान करने वाला था। बाकी दोस्तों, अब उन दोस्तों के नाम लेने का समय आ चुका है जिन लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था। तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला नाम है मोहित, ये बरेली से हमारी वीडियो देखते हैं। कालू हैं, जम्मू से हमारी वीडियो देखते हैं। प्रीत मोकल महाराष्ट्र नवी मुंबई से हैं। रवि कुमार माधोपुरा बिहार से हैं। मोहम्मद फैजान बिहार से हैं। राहुल कुमार जम्मू कश्मीर से हैं। बलराम दिल्ली से हैं। सीपी तिवारी हैं। संदीप पटेल उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से हैं।
रोशन उत्तर प्रदेश से हैं, डीके सिंह है उत्तर प्रदेश हरदोई से, असवाल गाजियाबाद से हैं, केदार हैं बुलंदशहर से, चंदन शर्मा जयपुर राजस्थान से हैं, साजन उत्तर प्रदेश से मिर्ज़ापुर से हैं, समीता चौधरी हैं, अनवर अहमद हैं, यूसुफ बिहार से हैं, आलम मुंबई से हैं, जगताप नासिक महाराष्ट्र से हैं, गुड्डू यादव बिहार से हैं, राहुल कानपुर से हैं, रुपेश यादव रामपुर से हैं, रिहान मधुबनी बिहार से हैं। उसके बाद अनुराग सैनी राजस्थान से हैं, सरताज अली चंदोसी जिला संभल से हैं, बेदराज नासिक से हैं, मोहम्मद इसराइल सिद्दीकी मुंबई से हैं, मनोज पासवान हैं मधुबनी बिहार से, शिव प्रसाद कोलकाता से हैं, अजीत भरत उत्तर प्रदेश से हैं, सतीश कुमार भारद्वाज छत्तीसगढ़ से हैं, सिद्धार्थ हैं लखनऊ से, पूजा रविंद्र हैं गोधरा से, सोनू कुमार देवरिया उत्तर प्रदेश से हैं, राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, उदय कुमार बिहार नवादा से हैं, तुकाराम पाटिल कंटोला शेतीवाला महाराष्ट्र से हैं। तो दोस्तों इन लोगों ने पिछली वीडियो में हमारी कमेंट किया था और इसीलिए इन लोगों के नाम मैंने बोले। तो आपको भी अगर आपने नाम हमारे मुंह से सुनने हैं तो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम अवश्य लिखें, ताकि अगली वीडियो में मैं आपके नाम बोलते हुए मुझे भी खुशी हो। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा सुरक्षित रहे। धन्यवाद।